हम एक डेरिवेशन लेंगे जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यानी रॉड्स लॉ, उसकी मदद से साबित करेंगे कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है? ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और साबित करेंगे कि अगर हमें नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट का जो मॉलिक्यूलर मैस इन ग्राम यानी मोलर मैस निकालना पड़े तो उसके लिए हम एक इक्वेशन डिराइव करने जा रहे हैं। ये ख्याल रखिएगा, हम करने पर्पस हमारा क्या है। अब जो है वो पर्पस वो डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मैस किसका? ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये हमारा पर्पस है, ये मकसद है। तो इस मकसद को हासिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डेरिवेशन, टू डिराइव डेरिवेशन, ऊपर वाले पर्पस को हासिल करने के लिए डेरिवेशन हमने एक इक्वेशन डिराइव करनी है। तो डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन, हेल्प नंबर 1, पहली जो हम हेल्प ले रहे हैं वो है रॉड्स लॉ। वो कौन सा? वो है रॉड्स लॉ। वो आखिरी एंड क्या था? दैट इज डेल पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू x2। दोबारा देखिए, अब हमने जो अपना अगला स्टेप शुरू कर दिया है वो है कि डिटर्मिनेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर मैस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। और इससे साबित हो जाएगा कि वाकई ये कौन सी है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कौन सी? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। टू डिराइव डेरिवेशन, टू परफॉर्म अ डेरिवेशन। तो अब हम एक डेरिवेशन या अच्छा मैं ऐसे करता हूँ, टू डिराइव अ डेरिवेशन की जगह मैं लफ्ज दूसरा लिखता हूँ जो कि मोर सुटेबल है, इक्वेशन। टू डिराइव इक्वेशन, क्योंकि टू डिराइव डेरिवेशन अच्छा नहीं लग रहा तो मैंने चेंज कर दिया टू डिराइव इक्वेशन। एक इक्वेशन हम डिराइव करते हैं और पहला जो केस लेते हैं रॉड्स लॉ के मुताबिक। ये मैंने रॉड्स लॉ ये ले लिया है। अब हम लिखेंगे कि हमने रॉड्स लॉ की जो पहली फॉर्म थी, जो फर्स्ट केस था, उसकी इक्वेशन की थी डेल पी और पी नॉट इज इक्वल टू x2। इसको कंसीडर कर रहे हैं। इसको क्या करें? कंसीडर। अब इसमें आपको ये दोबारा मैं बता दूं, ये डेल पी का मतलब क्या है? चेंज इन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। खाली पी है, चेंज। डेल क्या है? चेंज, डेल्टा, चेंज इन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ये पी नॉट क्या है? ये है वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। और x2 क्या है? ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। ये हमने इक्वेशन कंसीडर कर ली है। और नोइंग दैट क्या मतलब? ये जानते हुए, क्योंकि हमें पता है, हम जानते हैं कि अगर मोल फ्रैक्शन कौन सा x2 निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट लेना है, तो इसकी एक इक्वेशन है। वो कौन सी? N2, number of the moles of that solute divided by total number of the molecules of the solution। ये हम मोल फ्रैक्शन की इक्वेशन में ये हम डिराइव कर चुके हैं। दोबारा सुन लें, x2 क्या है? x2 है मोल फ्रैक्शन किसका? खाली सॉल्यूट का, जो कि नंबर 2 इज गिवन हियर। ये किसके बराबर है? ये सुन लें कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सम ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोथ कंपोनेंट्स, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों के कंपोनेंट्स के बराबर है। अब मैं x2 इज इक्वल टू
N2/N1 ले रहा हूं, N2/N1 ले रहा हूं। अब मैंने नीचे डिनोमिनेटर में जो N2 है उसको हटा दिया, उसको क्या किया है, मैंने हटा दिया है। सिर्फ सॉल्वेंट के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो रहने दिए हैं, वो रहने दिए हैं। तो ये रेशो आ गई, ये भी एक किस्म की। तो ये मोल फ्रैक्शन किसका है, सॉल्यूट का। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऊपर वाली इक्वेशन में नीचे डिनोमिनेटर में N2 था, हमने उसको यहाँ ओमिट कर दिया, इग्नोर कर दिया, ऐसा क्यों? तो इसके लिए मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल दूं। एक है बेचारा भिखारी, उसके पास खाने का तो है कुछ नहीं, वो एक बड़े मालदार, अब आप अपने ज़हन में कोई सा बड़ा मालदार आदमी, चाहे वो सियासतदान है या कोई बहुत बड़ा हाई रैंक ऑफिसर है, वो अपने ज़हन में रख लें। और घर में उसकी तिजोरियां भरी पड़ी हैं, किसकी, करेंसी नोट्स की। भिखारी बेचारा खाली जेब, वो उसके पास गया और कहता है कि आप मुझे कुछ मेरी इमदाद कर दें ताकि मैं अपने बच्चों को खाना खिला दूं। करोड़ों अरबों रुपए उस मालदार सियासतदान या उस मालदार ऑफिसर के तिजोरियों में थे। उसने तिजोरी खोली और सिर्फ 100 रुपए का एक नोट निकाल के भिखारी को दे दिया। अब भिखारी क्या है, वो सल्यूट है, उस बेचारे के पास तो है ही बहुत कम, कुछ है ही नहीं। अब उस भिखारी यानी N2 के लिए वो 100 रुपया काफ़ी है, N2 के लिए यानी भिखारी के लिए वो 100 रुपया काफ़ी है। एक दो रोटियां ले लेगा, कुछ और साथ प्याज वगैरह ले लेगा या कोई खाने की चीज़ साथ जिसके साथ वो लगा के बच्चों को रोटियां खिला देगा। लेकिन उस जनाब सरमायादार की तिजोरी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए वो जो 100 रुपये N2 भिखारी को दिए हैं मैंने डिनोमिनेटर में निकाल दिया है उसको, कि उसकी तिजोरी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ क्यों लिखा, बेगर है, वो भिखारी है, उसको उसका कुछ फायदा हो गया। ये तो एक कॉमन एग्जांपल है। अब मैं यहाँ पर आगे लिख रहा हूँ, ये ख्याल रखिएगा, ये नहीं, अब मैं कहूँगा बिकॉज सोल्यूशन इज वेरी वेरी डाइल्यूट, सोल्यूशन इज वेरी वेरी डाइल्यूट। तो यहां पर मैं ये लफ्ज लिख रहा हूं, सोल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, कि सोल्यूशन बहुत पतला है, उसमें जो सोल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम है। इसलिए हमने ये सोल्यूशन है वो खाली सोल्यूट था, तो सोल्यूशन में जो N2 है वो ना होने के बराबर है, सोल्यूट ना होने के बराबर है। तो आपने कहीं लिखते हुए ये भिखारी या मालदार की एग्जांपल नहीं लिख देनी, आपने सिंपल ये लफ्ज लिखना है कि यहाँ पर N2 को क्यों ओमिट किया गया है, कि सोल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, देयरफॉर N2 हैज बीन omitted in या फ्रॉम डिनोमिनेटर कर देते हैं, फ्रॉम डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर नीचे जो डिवाइडेंड था उसमें से हमने N2 को निकाल दिया क्योंकि सोल्यूशन जो है बहुत ज्यादा डाइल्यूट है। तो मैंने ये एक हिंट भी आपको दे दिया, आप ये लिखेंगे। चलिए अब हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो आप जरा सोचें कि डेल P ओवर P नॉट X2 के बराबर था और X2 इज इक्वल टू N2 और N1, तो क्या मैं इस इक्वेशन 1 में यूं लिख दूं कि डेल P ओवर P नॉट इज इक्वल टू X2 की जगह उसकी वैल्यू लिख रहा हूं और वो क्या है, N2 ओवर N1, N2 ओवर N1, क्योंकि N2 यहां पर क्या हो गया, फिनिश। ये X2 की जगह वैल्यू, तो X जो एक और वेरिएबल था उसको हमने ओमिट कर दिया, निकाल दिया, उसकी वैल्यू पुट अप कर दी। अब फिर हम लिखेंगे नोइंग दैट, हमें एक और चीज का भी पता है, जैसे हम कहते हैं ना वी नो, नोइंग दैट क्या, कि N इज इक्वल टू मैस इन ग्राम, यानी गिवन वेट डिवाइडेड बाय कैपिटल M मोलर मैस। 9-10 से आप पढ़ते आ रहे हैं कि मैस इन ग्राम पर जब मोलर मैस को डिवाइड कर देंगे तो N हासिल होता है।
N stands for number of moles, N stands for number of moles। तो अब यहाँ पर ये जो N1 है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा W1 ओवर M1। अब N2 क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा W2 ओवर M2। ये रेशो हो गई सल्यूट के सॉल्वेंट में और ये रेशो किसकी, सल्यूट में। अब मैं ये जो इक्वेशन ली है इसके अंदर ये पुट अप कर रहा हूं, ये उसमें ऐड कर रहा हूं। तो अगर मैं ये कह दूं कि ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर, ये आगे हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 और ये क्या आगे नंबर 3, 3 स्टेप मैंने कर दिए। अब इन सब को इसमें पुटअप कर देता हूं। तो मैं यहां पर लिखता हूं डेल पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू, ऊपर देखिए N2 है तो N2 की जगह मैं ये लिख रहा हूं N2 हमारे पास बराबर है किसके, W2 ओवर M2, W2 ओवर M2 डिवाइडेड बाय, यहां पर मैं लिख रहा हूं ये डिवाइडेड बाय। अब N1 क्या है, N1 है W1 ओवर M1, ये मैंने डिवाइडेंड कर दिया। अब अगर मैं इसको यूं लिख दूं कि W2 ओवर M2 मल्टीप्लाइड बाई M1 ओवर W1, क्योंकि ये जो डिवाइड हो रहा था ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, उलट जाएगा, M1 ऊपर चला जाएगा और W1 नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डेल पी ओवर पी नॉट, ये एक रिलेशन हमारे पास आ गया। अब अगर मैं यूं लिख दूं रीअरेंजिंग अबव, रीअरेंजिंग अबव, इस ऊपर वाले को फॉर M2, फॉर M2 that is the molecular mass, that is the molecular mass of solute, molecular mass of the solute, यानी M2 को इधर ले आएंगे, बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ। हमारा पर्पस क्या है, M2 निकालना, क्योंकि साबित करना है कि वाकई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। तो ये M2 आ जाए हमारे पास यहां पर, ये इधर आ गया, इज इक्वल टू ये W2 ऊपर पहले मौजूद है, M1 ऊपर पहले मौजूद है, नीचे W1 ये भी पहले मौजूद है। तो यहां पर जो डेल P है वो नीचे आ जाएगा, डेल P इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वो यहां पर डिवाइड हो जाएगा, और P नॉट जो इधर डिवाइड हो रहा है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारे पास एक इक्वेशन डिराइव होकर आ गई। ये हमने क्या कर लिया, इक्वेशन डिराइव कर लिया। हमने मॉलिक्यूलर मैस यानी मोलर मैस ऑफ द सॉल्यूट अगर निकालना हो, जो कि नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो हमें W2 मालूम होगा, M1 मालूम होगा, डेल P मालूम होगा, W1 भी मालूम होगा और P नॉट भी मालूम होगा। हम वो सारी वैल्यूज पुटअप करके और M2 निकाल सकते हैं, M2 निकाल सकते हैं। तो अब मैं यहां पर कंक्लूजन लिख रहा हूं, हैंस बस पता चल गया नतीजा, कंक्लूजन हमें पता चल गया कि यहां पर जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। वो क्या है, वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि हमने इसकी मदद से M2 निकाल लिया। क्यों, सिंस चूंकि M2 दैट इज द मॉलिक्यूलर मैस ऑफ सॉल्यूट है, कैन बी कैलकुलेटेड, कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम अबव डिराइव्ड इक्वेशन, अबव डिराइव्ड इक्वेशन।
जो ऊपर हमने इक्वेशन डिराइव की है उसकी मदद से हम m2 निकाल सकते हैं। तो साबित हो गया कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इन जो रॉड्स लॉ की पहली एप्लीकेशन है उससे हम क्या कर सकते हैं, वो एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है और उससे उनके मॉलिक्यूल का जो मैस है, मॉलिक्यूलर मैस है, वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो था हमारा जो पहली डेरिवेशन और पहली इक्वेशन और एप्लीकेशन और रीजन फॉर द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कॉज इन वेपर प्रेशर। ये सारे स्टेप आप लोगों ने अपनी बुक को फॉलो करना है, बुक के मुताबिक लिखना है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जाता हूँ, समझना यहाँ से है और लिखना कहाँ से है, अपनी बुक से लिखें जी किड्स। अब हमने थोड़ा सा और आगे मूव करना है इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। कब? when 1 mole of the solute is taken in 1 kg solvent, ये क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, मोल के हिसाब से। इसको अब हमने डिस्कस करना है ग्राफ के जरिए। किसके जरिए? ग्राफ के जरिए। तो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, पहली जो मैं छोटी सी हेडिंग लिख रहा हूं, plotting a graph to explain elevation of boiling point, elevation of boiling point। हम एक ग्राफ बनाएंगे और उसकी मदद से जो बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा होता है उसको एक्सप्लेन करेंगे। उसको क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। मैं एक बार फिर पहले तो ये एक डायग्राम ले रहा हूं। ये हमारे पास यहां सॉल्वेंट है जैसा कि वाटर, और ऊपर से क्या डालते हैं, वो डाल देते हैं सॉल्यूट, जो कि कौन सा है, वो है नॉन वोलेटाइल। सॉल्वेंट कौन सा है, ये है वोलेटाइल। अभी सॉल्यूट नहीं डालते, अभी हम खाली सॉल्वेंट लेते हैं। तो ग्राफ के कुछ हिस्से बना लेंगे, समझना आसान हो जाएगा। सॉल्वेंट जो कि वोलेटाइल है, जो कि क्या है, ये वोलेटाइल है। हम इस पहले जो ये कंटेनर में जो चीज ली है इसके मुताबिक वेपर प्रेशर फाइंड आउट करेंगे सॉल्वेंट का। ये है हमारे पास एक्स एक्सिस, यहां ऊपर की तरफ ये क्या है, वाई एक्सिस। इधर मैं ले रहा हूं वेपर प्रेशर जो अलोंग वाई एक्सिस इंक्रीज हो रहा है, और इधर मैं ले रहा हूं टेम्परेचर जो कि अलोंग एक्स एक्सिस इंक्रीज हो रहा है। दोबारा सुनिए, वेपर प्रेशर अलोंग वाई एक्सिस इंक्रीजिंग अपवर्ड, टेम्परेचर अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है ना, जो ये इस तरफ हॉरिजेंटली ये इंक्रीज कर रहा है, और एक ऊपर यहां फुल ये मैंने एक डॉटेड लाइन ले ली है, डॉटेड लाइन ले ली है। ये डॉटेड लाइन के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि दैट इज इक्वल टू 1 atm। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना, 1 atm या 760 टॉर, ये ले लिया मैंने 760 टॉर। ये प्योर सॉल्वेंट है इस कंटेनर में। तो प्योर सॉल्वेंट जब हम इसको हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट सप्लाई करेंगे प्योर सॉल्वेंट को,
तो ये आहिस्ता आहिस्ता हीट एब्जॉर्ब करेगा, फिर एक वक्त आएगा कि इट विल स्टार्ट टू बॉयल। वो बॉयल कब होगा? जब इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 760 टॉर के बराबर हो जाएगा। तो फिर ये सॉल्वेंट क्या करेगा? ये बॉयल करना शुरू कर देगा। इसलिए हम इसको इसका बॉइलिंग टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट भी कह देंगे। अब मैं यहां पर एक कर्व वो ले रहा हूं, ये एक कर्व है ए और ये बी, एक कर्व है, एंड दैट इज फॉर प्योर सॉल्वेंट। ये किसके लिए? सॉल्वेंट की। ये मैं जरा दोबारा क्लियर करके नीचे लिखता हूं। मैं ऐसे करता हूं, प्योर नहीं लिखता, खाली सॉल्वेंट, ताकि आराम से आ जाए, सॉल्वेंट अंडरस्टूड जाए कि क्या है, ये प्योर फॉर्म में। तो इस वक्त ये इसका वेपर प्रेशर ऊपर बढ़ रहा है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ गया है। तो क्या मैं इसको P0 कर दूं? P0, क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, उसकी एक कर्व, और यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं जिसको फुट बोलते हैं, एक फुट प्लेस करते हैं ऑन एक्स एक्सिस, और यहां पर मैं लिख देता हूं T1। अब T1 बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट है। अगर आप चाहें तो उसको बॉइलिंग पॉइंट भी कह सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी कह सकते हैं। ये T1 है। मैं बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट की बात कर रहा हूं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, एक वक्त आएगा जब टेम्परेचर T1 होगा, वहां पर जो प्योर सॉल्वेंट है उस प्योर सॉल्वेंट की एक कर्व हासिल होगी जो यहां पे जाके पॉइंट बी पर वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट को जाहिर करेगी। तभी मैंने कहा सॉल्वेंट की ये एक कर्व है ए बी, ये वाला बेकर वाला। अब मैंने दोबारा देखें, मैं अब ये ले रहा हूं वही चीज, इसमें मैंने ले लिया है सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है। अब ऊपर से मैंने सल्यूट डाल दिया है। क्या डाल दिया है? सल्यूट। इसमें सल्यूट नहीं डाला, ये खाली सॉल्वेंट है। तो ये सॉल्वेंट और सल्यूट, तो क्या अब मैं यहां पर लिख दूं कि अब इस बीकर के अंदर है सॉल्यूशन। दो कंपोनेंट्स हैं, सल्यूट नॉन वोलेटाइल और सॉल्वेंट वोलेटाइल। तो इस को आगे बढ़ा दिया कि अब हमने इसके अंदर क्या डाल दिया? सल्यूट डाल दिए और एक सॉल्यूशन बना लिया। अब एक बार फिर से, जैसे पहले यहाँ काफ़ी सारे वेपर्स बने थे तो उसके वेपर प्रेशर को कर्व ए बी से ज़ाहिर कर दिया। अब एक बार फिर यहाँ ये वेपर्स बनेंगे और उसको हम क्या कहेंगे? ये वेपर प्रेशर होगा किसका? सॉल्यूशन का। इसलिए इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा P से। ये क्या है? P, और ये क्या था? ये था P0। अब हम P की बात करेंगे तो अब हमें एक और कर्व मिलेगी C एंड D। ये C है और ये पॉइंट कौन सा है? ये D है। ये आपकी बुक पे ग्राफ बने हुए हैं तो ख्याल रखिएगा। यहां से मैं एक फुट ड्रॉप करता हूं ऑन एक्स एक्सिस, यानी परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस, ये ड्रॉप कर दिया। अब ये कौन सा टेम्परेचर है? T2। ये टेम्परेचर क्या है? T2। अब जरा देखें तो अब जो सॉल्यूशन, पहले तो सॉल्वेंट 760 टॉर पे गया तो ये कर्व बनी। अब सॉल्यूशन 760 टॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हुआ तो फिर ये T2 पर है और इस टेम्परेचर पे उस लिक्विड ने बॉयल करना शुरू कर दिया। सॉल्यूशन ने क्या करना शुरू कर दिया? बॉयल। तो यहाँ पर ये जो एक चेंज आ रही है, ये वाली, इसको बोलते हैं डेल टी। क्या है ये? डेल टी। तो क्या मैं साथ डी लगा दूं? डेल टी बी, चेंज इन बॉइलिंग टेम्परेचर या चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल टी बी हमारे पास आ गया है, ये वाला। तो ये है इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये T1
वो टेम्परेचर है जिस पर प्योर सॉल्वेंट बॉयल करता है। T2 ये टेम्परेचर है कि जिस पर सोल्यूशन, और सोल्यूशन टेम्परेचर ज़्यादा लेता है क्योंकि T2 इज़ ग्रेटर देन T1। इधर जाएँ तो T2 बढ़ रहा है और T1 क्या है वो कम है। तो इनमें जो चेंज है वो डेल TB है, बॉइलिंग टेम्परेचर में जो चेंज आई है इतना इजाफा हो गया। इसको बोलते हैं, ये जो है इसको बोलते हैं एलिवेशन। इसको क्या बोलते हैं? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग टेम्परेचर, एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग टेम्परेचर। तो ये आगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, प्लॉटिंग अ ग्राफ टू एक्सप्लेन एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब ये चीज़ें आपने अपने ज़हन में रख ली कि किस तरह एक्सप्लेन करेंगे। पहले यहीं से मैं यहाँ पर एक चीज़ लिख रहा हूँ, ये ऊपर करके, कि T2 ग्रेटर देन किसके है? ये है T1 के। अब T2 माइनस T1, जो ज़्यादा वाला इधर लेंगे, कम वाला इधर लेंगे, इसको क्या कहेंगे? डेल TB, एलिवेशन इन द बॉइलिंग टेम्परेचर। वो यहाँ से देखकर मैंने लिख लिया उधर T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डेल TB, और दूसरा T2 इज ग्रेटर देन द T1। अब हम इसका एक और सब टॉपिक कि क्या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये ख्याल रखिएगा, ये सेकंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके बाद हमारा जो चैप्टर क्या हो जाएगा, इसके मज़ीद एक और टॉपिक करके फिनिश हो जाएगा।